जब दो बॉडीज़ में से एक बॉडी अर्थ होती है। उसके बाद देखिएगा फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन मतलब क्या है कि हमने छत पर से एक ऑब्जेक्ट को लिया, किसी ऊंचाई पर से एक ऑब्जेक्ट को लिया, बॉल को लिया, छोड़ दिया ऐसे, हमने ताकत नहीं लगाई उस पर। तो इसका मतलब क्या है कि वो नीचे की तरफ गिर रही है। वो नीचे क्यों गिर रही है? क्योंकि उस पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर केवल एक ही फोर्स काम करे, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करे, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? फ्री फॉल। वो फ्री फॉल होता है। उसके बाद देखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी किसी भी चीज़ को हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया, तो जब हमने उसको ऊपर से ऐसे ही ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो वो ना एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे बढ़ेगी। वो क्या होगा कि उसकी धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी। तो वो जो स्पीड का बढ़ना है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो आपको बताइए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? 9.8 ms की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बात करेंगे वेट ऑफ अ बॉडी। सभी जानते हैं किसी भी बॉडी का जो वेट है, अगर हम ये कहें भाई हमारा वेट जो है वो 70 किलोग्राम है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है। नॉर्मल इंसान बोले, कॉमर्स वाला बोले चलेगा, साइंस वाला तो बोलेगा ना मास है ये मेरा वेट नहीं है। ठीक है। क्योंकि किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है। अब बात करेंगे वेट की, तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेट की यूनिट न्यूटन, यानी कि वेट क्या है? वेट फोर्स है। तो फोर्स है, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी। ग्रेविटी वाला फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ खींच रही है हमको नीचे की तरफ। तो वेट जो है, वेट W इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स है ना, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब वेट की बात करेंगे तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? अर्थ की वजह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m इंटू जी। W इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाई, पेज नंबर 2 पर आ जाइए। ठीक है। अभी जरा फोटोज़ को इग्नोर करना, फोटोज़ जरा टेढ़ी मेढ़ी हैं, पर काम चल जाएगा आज का। ठीक है। तो वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसके बाद वेट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाई W इज इक्वल टू mg, और वेक्टर नोटेशन में मैं इसको क्या बोलूँगा? W वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू जी वेक्टर। ऐसा क्यों करा? क्योंकि भाई ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है अर्थ की तरफ ही लगेगी, ऊपर की तरफ नहीं लगेगी कभी भी, नहीं तो इंसान उड़ना शुरू हो जाएंगे। आज ग्रेविटी उल्टी दिशा में अभी, तो आज मैं ज़रा घूमने निकला हूँ, उड़ने निकला हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ फोर्स सच एज न्यूटन, किलोग्राम वेट एटसेट्रा। अच्छा, न्यूटन को ना हम किलोग्राम वेट भी बोल सकते हैं। आपने न्यूटन को बोल दिया किलोग्राम, और साथ में वेट भी लिख दिया। वेट का मतलब ये है किलोग्राम वाला वेट, मतलब आपने इसमें जी को मल्टीप्लाई करो, तो न्यूटन भी बोल सकते हो, किलोग्राम वेट भी बोल सकते हो। ठीक है। हाँ, बिलीवर। ठीक है। न्यूटन्स मून टेस्ट पढ़ाई में ही है ना, दिमाग कहीं और तो नहीं है? कई बार चेहरे की मुस्कान से लगता है कि ध्यान कहीं और है। चलिए, न्यूटन्स मून टेस्ट। तो न्यूटन ने मून पर एक टेस्ट किया कि न्यूटन एज्यूम दैट द मून रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, है ना। ये दोनों भिड़ गए थे यहाँ पर, न्यूटन और केपलर दोनों भिड़ गए थे। केपलर ने बोला, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। क्या हो गया? अक्षत है क्या ऑनलाइन? पक्का वही है, मैं तो तुक्के से बोल रहा था। अक्षत क्या हो रहा है अभी? ये तुम्हारा दोस्त जीतू हंस रहा है यहाँ पर बैठकर, अभी ये कुछ बोल नहीं रहा है। सर कोई मैसेज कर रहा था। भाई मैसेज मत करो, इसको बात को समझो जरा। मैंने तो ऐसे तुक्के में बोल दिया, मैंने कहा अक्षत है कि हंस रहा था यहाँ बैठकर। तो दोनों जो है, दोनों का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था आपस में। उसने कहा केपलर ने कि नहीं जी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, न्यूटन ने बोला कि नहीं ये तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और फाइनली दोनों का लड़ाई का अंत कैसे हुआ? अंत इस चीज़ से हुआ कि केपलर भी ठीक है और न्यूटन भी ठीक है, क्योंकि न्यूटन को अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव करने के लिए केपलर्स के लॉ की ज़रूरत पड़ी, और केपलर को अपना थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन प्रूव करने के लिए न्यूटन के लॉ की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। तो दोनों ने कहा कि अच्छा नहीं, कभी कभी एलिप्टिकल घूमते हैं, कभी कभी सर्कुलर घूमते हैं, भाई तू भी ठीक मैं भी ठीक, तो ऐसा है। तो जरा देखते हैं, पहले न्यूटन का मून टेस्ट देखते हैं।
Newton assumed that the moon revolved around the earth in a circular orbit of radius r, 3.84 into 10 की पावर 8 मीटर. तो जैसा कि यहाँ पर दिया न्यूटन्स मून टेस्ट, ये आपको समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद सिलेबस में है नहीं, पर समझ लेते हैं. डायरेक्ट कैपिटल्स वाले से स्टार्ट है. कैपिटल्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, देखता हूँ. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी नहीं है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, वही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. 1 मिनट रुकिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताए 1 मिनट रुकिए प्लीज़. अच्छा, मैंने ग्रुप पर डाला तो था ना सिलेबस, हाँ उसी में देखता हूँ. 1 मिनट रुकिए जरा. देखिए जी, वैसे तो बहुत खतरनाक चैप्टर हुआ करता था, लेकिन ये 4 लाइनों में ख़त्म कर रखा है इन्होंने, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें. देखिए, पहला टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दूसरा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये दोनों ही टॉपिक्स 9th क्लास वाले हैं, बिल्कुल सेम जो 9th में करे थे. उसके बाद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी. अरे बहुत छोटा कर दिया चैप्टर. चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं. केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से करते हैं पहले स्टार्ट. जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वही यूनिवर्सल लॉ है. अच्छा, ये आपको पता होगा कि अगर याद आए, इसको छोड़ो, फिर न्यूटन का मून टेस्ट वगैरह क्या करना है, यहाँ पर क्या हुआ छोड़ो उसको. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इक्वालिटी साइन लगा देते हैं और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल जी. ये जो कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू याद होगी 6.67 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है. ठीक है, वही है 9th क्लास वाला. तो जरा देखिएगा भाई, आप आ जाइए इसमें, जो आपको अभी आज पेजेस भेजे हैं ना, इसमें पेज नंबर 4 पर आ जाओ बीच में. ये जो न्यूटन्स मून टेस्ट है ना, इसको गायब कर देना, छोड़ देना, नहीं करना है. ठीक है, सीधा पेज नंबर 4 पर आइए. तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें है according to Newton's universal law of gravitation, every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the two particles. ठीक है, ये बिल्कुल वही है, इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा मैं इस पर. ये वही चीज़ है जो आपने 9th क्लास में करी थी. ये दो अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया. तो इनके जो सेंटर्स हैं, इनके सेंटर्स आपस में कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में, r. ठीक है ना. तो क्या होता है कि भाई यहीं पर पेज नंबर 4 पर ही देखें, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. ये दोनों को कंबाइन करा, ये आ गया. मतलब ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. यहाँ पर जो g है, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है. ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 5 भेज रहा हूँ मैं आगे, 5 6 7 8 आगे भेज रहा हूँ.
607 भेज दिया ना आपको। ये जरा पेज नंबर 8, 9, 10, 11, 12 भेजना भाई सीक्वेंशियली। 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, जरा 1 मिनट वेट करिए। हाँ शायद मैंने 6 और 7 तो भेज दिया है, पहले 8 भेजना फिर 9 भेजना, और इंतजार करना तो चला जाए तब भेजना। ग्रुप पर डाले ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए ये तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद में फिर अब आप आ जाइए, ये जो पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 भी गायब कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 6 जो है इसको भी गायब कर दो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वगैरह कुछ भी नहीं सिलेबस में हट गया। फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये पेज नंबर 7 पर है। अच्छा 5 और 6 तक 4 के बाद में, हाँ 5 ही हो गया, ठीक है। फिर पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 7 पर ये देख लिया वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये देख लीजिए पेज नंबर 7 पर वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत छोटा सा ये टॉपिक, इसको देखते हैं जरा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक इधर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और एक इधर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2। m1 is getting attracted towards m2 with a force F12। जो पहले चीज़ लिखी जाती है जैसे 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, इस तरह से लिखा जाता है F12। इस पर वेक्टर का सिंबल लगाइए। इसी तरह से ये हो जाएगा F21, यानी कि फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1 F21। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो हमने ये कहा कि डिस्टेंस को डिस्टेंस वेक्टर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस वेक्टर है उसको मैं r21 कैप बोल दूंगा। r21 कैप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम
R12 कैप सर, R12 कैप, क्योंकि हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स से अलग होता है, फोर्स से उल्टा है। जैसे मैंने F12 बोला तो इसका मतलब है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, तो इसको तो बोला जाएगा F12। लेकिन जब मैं डिस्टेंस वेक्टर की बात करूंगा तो हम वेक्टर कैसे लेते हैं, अगर A से B तक जा रहे हैं तो हम उसको AB वेक्टर ही तो लेते हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से इसको लिया R12 और कैप लगा लिया। कैप लगाने का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है ये। यूनिट वेक्टर मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड हम 1 ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ, सिर्फ इसकी डायरेक्शन बताने के लिए। और इसी तरीके से जब हम अगर सोचेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ चलना है, 2 से 1 की तरफ चलना है, तो उस यूनिट वेक्टर को मैं बोलूँगा R21 कैप। ये हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिएगा जो F12 वेक्टर है उसको कैसे लिखा जाएगा। F12 वेक्टर इज इक्वल टू -G M1 M2, F12 वेक्टर इज इक्वल टू -G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप, ठीक है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप ये देखिएगा कि F12 इस डायरेक्शन में, F12 इस डायरेक्शन में और R21 इस डायरेक्शन में। तो हम ये कहेंगे कि ये जो F12 जो इस पर फोर्स लग रही है, जो इस पार्टिकल पर फोर्स लग रही है, 1 पर जो फोर्स लग रही है वो लगा कौन रहा है, 2। तो 2 से निकलने वाला यूनिट वेक्टर ही तो लूँगा, तो वो यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो हम इस वजह से इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। बस ये है कि अगर मैं इस पार्टिकल पर फोर्स निकालूंगा तो इस पार्टिकल पर फोर्स जो है वो इसकी वजह से लगेगी और इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो बस इस वजह से ही नेगेटिव साइन आ जाता है। सिर्फ इतना करना है और आप खुद समझ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी है कि जो आपको समझनी है, ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाए। वेटेज है तो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं, ये पेज नंबर 7 पर था। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है पेज नंबर 7 पर, इसको गायब कर दो, नहीं करना। फिर पेज नंबर 8 पर है न्यूटन्स शेल थ्योरम, इसको भी गायब कर दो, ये भी नहीं करना है। फिर पेज नंबर 9 है, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। पेज नंबर 9 हटा दीजिए। ग्रेविटेशनल शील्डिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये दे रखा है क्या, सिलेबस में है? हाँ सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये वाला करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तो इस टॉपिक पर आप आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा, कंसिडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, देन इट्स मास विल बी। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर लिखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अगर हमें अर्थ का मास निकालना है तो अर्थ का मास कैसे निकालेंगे, हम ये कहेंगे कि कभी भी अगर मुझे डेंसिटी निकालनी होती है, हमने कहा कि अर्थ का जो रेडियस है उसको मान लिया कैपिटल R, और जो अर्थ की ग्रेविटी है उसको मान लिया रो। अर्थ के रेडियस को कैपिटल R मान लिया, अर्थ की ग्रेविटी को हमने रो मान लिया, तो हम जानते हैं ग्रेविटी क्या है, उसको डेंसिटी को हमने रो मान लिया। तो जो डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास आ जाएगा, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी। अब रो को तो ऐसे ही रहने देना है, और जो वी है, वी क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो m इज इक्वल टू 4 रो पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो ये मास हो गया अर्थ का। इसके बाद देखिएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दिया। फिर फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस, एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस। अब हमें क्या करना है, सपोज अ पॉइंट मास स्मॉल m is situated outside the earth at a distance r from its center. According to Shell theorem, the gravitational force at a point outside the earth is just
as if the entire mass of the earth is concentrated at its center, hence the gravitational force on the point mass m is। तो आप ये देखिएगा, इसमें आपको शेल थ्योरम वगैरह कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं, शेल थ्योरम क्या कहती है वो बताता हूँ एक लाइन में, सिंपल भाषा में। शेल थ्योरम ये कहती है कि जो अर्थ है ना, अर्थ तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये मानकर चला जाता है, न्यूटन ने भी दिया था ये भी शेल थ्योरम, ये मानकर चला जाता है कि जब भी हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि अर्थ का पूरा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। बस ये है शेल थ्योरम और कुछ नहीं। शेल का मतलब ये है कि न्यूटन ने मान लिया कि बाकी की जो अर्थ है वो सारी की सारी इट इज़ लाइक अ शेल, यानी कि खाली है, कुछ नहीं है, अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ये मानकर चलेंगे। ठीक, अब देखिएगा क्या करना है। तो हमने ये बोल दिया F इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब ये स्मॉल r जो है, ये स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अभी समझाता हूँ क्या चीज़ है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 11 में। सेकंड है एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक, चलिए जी, तो बिलो द अर्थ सरफेस पर आऊँगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, ये था हमारे पास एट पॉइंट्स above the at points above the earth surface। देखिए ऐसा है, इसका डायग्राम हमने नहीं दिया, लेकिन आप समझिएगा क्या है इसका डायग्राम। ये अर्थ है, अर्थ को एक स्फीयर मान लिया, अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और हमने ये कहा कि अर्थ से थोड़ी सी ऊंचाई पर, थोड़ी सी दूरी पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कुछ भी, मैंने पत्थर लिया, पत्थर को ऐसे ही उछाल दिया, ठीक है, और वो जिस पॉइंट पर है, मैंने कहा कि यहाँ पर मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ, तो हम ये कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, और ये जो अर्थ है ना, इस अर्थ के मास को हमने मान लिया कैपिटल एम, जो कि ये जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो अर्थ का मास तो कैपिटल एम हो गया, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास हो गया स्मॉल एम। ठीक है, अब हमने कहा कि अर्थ का जो सारा का सारा मास है एम है ना, वो सारा का सारा मान लिया जाता है कि इट्स कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो ये मान लिया गया कि एक बॉडी यहाँ पर रखी हुई है ऑफ मास कैपिटल एम, वो क्या है, अर्थ है, अर्थ पूरी की पूरी यहाँ पर है, अर्थ का सारा मास यहाँ पर जो है कंसंट्रेटेड है, और स्मॉल एम यहाँ पर है। ठीक, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया स्मॉल आर, और साफ समझ में आता है कि ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सिर्फ ये यहाँ पर मेंशन करा। उसके बाद ये हम कहते हैं कि भाई अब हम बेसमेंट में चले गए। बेसमेंट का मतलब क्या, अर्थ की थोड़ी सी खुदाई करी, 1 फुट 2 फुट 10 फुट 20 फुट खुदाई करी, और अब हम नीचे चले गए। तो वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, तो सेकंड देखिएगा, सेकंड पॉइंट है एट पॉइंट्स below the earth's surface। एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। तो इसको समझने के लिए जरा देखिएगा, मैं ये मिटा दूँ, तो ये तो अर्थ हो गया स्फीयर। अर्थ का जो रेडियस है वो हमने क्या लिया था, कैपिटल आर। कैपिटल आर, और जो ये अंदर
मतलब आप समझिए कि आप ये तो अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और हमने इसकी खुदाई करते 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 हम कितनी गहराई तक आ गए, गहराई मतलब कितनी डेप्थ तक आ गए, हाँ उस डेप्थ को मैंने बोल दिया स्मॉल डी, और इस पॉइंट पर आ गए तो यहाँ से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज स्मॉल आर। तो अब समझ में आ रहा है ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर से तो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि सपोज अ पॉइंट मास एम इज लोकेटेड एट अ पॉइंट पी, मतलब ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है और यहाँ पर एक पॉइंट मास स्मॉल एम यहाँ पर लोकेटेड है, पॉइंट मास स्मॉल एम यहाँ पर लोकेटेड है। तो सपोज अ पॉइंट मास स्मॉल एम इज लोकेटेड एट अ पॉइंट पी इन अ माइन एट अ डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, thus the point capital P lies outside the sphere of radius small r and inside the shell of thickness small d। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट P है ये कहाँ पर है, ये अंदर वाली जो शेल है इसके तो बाहर लाई करेगा, ठीक है, और बाहर जो पूरा अर्थ है उसके अंदर लाई करेगा, कितना अंदर D अंदर, और इसके सेंटर से कितना ऊपर R ऊपर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो R प्लस डी है ये कैपिटल R के बराबर हो गया है ना। तो R प्लस डी इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ से जो स्मॉल डी है उसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। फिर वही चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम द आउटर शेल एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन द मास एम केप्ट एट पॉइंट P, द इनर स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन पॉइंट मास m एट पॉइंट P एज इफ इट्स मास mr इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। मतलब ये मान लिया जाता है कि सारा का सारा जो मास है इस शेल का सारा मास, बाहर वाले की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि अब मुझे ये वाला जो है ना पोर्शन, इतना वाला जो पोर्शन है, इतने वाले पोर्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इन्होंने एज पर शेल्स थ्योरम ये बताया गया कि इतना जो मास है, ये मैं शेड कर दूँ अगर इसको, कि इतना जो मास है वो इस पर कोई असर नहीं डालेगा क्योंकि शेल थ्योरम के हिसाब से ये मान लिया गया है कि सारा का सारा मास यहाँ कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मास रखा हुआ है स्मॉल एम और सारा मास जो है वो स्मॉल एम आर मान लिया उसको हमने। अब ये मास ऑफ अर्थ नहीं है, मास ऑफ अर्थ होता है, मास ऑफ अर्थ को तो सीधे सीधे हम कैपिटल एम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू भाई दो ऑब्जेक्ट्स, तो हमने कहा कि अब यहाँ पर जो मास है वो मास ऑफ अर्थ नहीं है क्योंकि उसमें से इतना मास, ये जो रिंग है, रिंग का मास रिमूव हो गया, तो क्या हो जाएगा जी इंटू एम इंटू एम आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा कि एम आर कितना हो जाएगा, वेयर एम आर, तो हम ये जानते हैं कि जब हमने पूरे अर्थ की बात करी थी, जब पूरे अर्थ की बात करी थी तो भाई पूरे अर्थ का रेडियस कितना था, कैपिटल आर था, ठीक है। अब मैं पूरे अर्थ के मास की बात तो कर नहीं रहा हूँ, अब तो मैं इतने से की बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतने से की बात कर रहा हूँ, तो इतने का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। जब पूरे अर्थ की बात करी थी तो मैंने क्या लिया था यहाँ, कैपिटल आर। अब छोटा सा स्फीयर रह गया अंदर जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो एम आर कितना हो जाएगा, एम आर हो जाएगा 4 रो पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन 3। समझ गए होंगे, बताओ भाई, क्लियर, ठीक है। क्योंकि पहले पूरा रेडियस लिया था, मतलब पूरा स्फीयर लिया था, तो इसलिए पूरा रेडियस ले लिया था कैपिटल आर। अब तो इतना ही लूँगा ना अंदर वाला, ठीक है, बाहर वाला तो कट आउट हो गया, निकल गया बाहर, उसको छोड़ो। तो अब मैंने बोला कि ये हो गया हमारे पास एम आर इज इक्वल टू, इन्होंने लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब रो, हमने भी ऐसे लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे कि इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो कैपिटल आर क्यूब से, एम आर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, मैंने ऐसे लिखा और यहाँ लिख दिया आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। मतलब रिलेशन यही है, आपने इसमें ज़बरदस्ती आर क्यूब इंक्लूड करा, मतलब आर क्यूब से मल्टीप्लाई करा तो आर क्यूब से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। और ऐसा करा क्यों है, क्योंकि ये जो है ये किसके इक्वल है, कैपिटल एम के इक्वल, मास ऑफ अर्थ के इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं इधर आ रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, एम आर इज इक्वल टू
कैपिटल M इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया। तो अब F कितना हो जाएगा? देयरफॉर F ये कितना हो जाएगा? एम आर की वैल्यू डालनी है यहाँ पर। कैसे डालेंगे? G स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, इसको तो अलग बाजू करो, और इधर क्या बचा? एम आर बचा। तो एम आर की वैल्यू क्या आई है? ये कैपिटल M इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इससे इसको काट दो तो केवल स्मॉल आर बचा ऊपर। तो रिलेशन क्या आ गया? जी एम एम अपॉन आर क्यूब, जी एम एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर आर इज लेस देन स्मॉल आर। ये मेरे को मालूम है कि ये जो आर है स्मॉल, ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर से छोटा है इस केस में, वहाँ पर बड़ा था। तो ये क्या हो गया कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गई एट डेप्थ, एट डेप्थ। तो ये चीज़ पूछी थी ना उन्होंने कि एट अ हाइट पूछा था, एट अ डेप्थ पूछा था, तो ये एट डेप्थ हो गया। उसके बाद देखिएगा थर्ड है, यहाँ तक समझ गए भाई? ऑनलाइन वाले बताएं, अक्षर, गरिमा, न्यासा, सना। यस सर। ठीक है, फिर है एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस की अगर हम बात करेंगे वो बेहद आसान है। एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, तो ऑन द अर्थ सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो हमारा स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो थर्ड है एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस वो क्या है कि वहाँ पर हमारे पास ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? कैपिटल F इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है तो कैपिटल आर यहाँ रख दिया, तो एक इससे निकल गया तो आर स्क्वायर हो गया। तो F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम स्मॉल जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ क्या है? किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स। अब कोई भी बॉडी अगर अर्थ की सरफेस पर है, मान लीजिए हम अर्थ की सरफेस पर खड़े हुए हैं, तो हम पर भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगातार लग रही है, तभी तो हम अर्थ की सरफेस पर है, हवा में तो नहीं उड़ रहे, गड्ढे में भी नहीं है, हवा में भी नहीं है, सरफेस पर है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि सरफेस पर जो हमारा फोर्स है वो हमारे वेट के इक्वल होगा। हमारा वेट कितना है? एम इंटू जी। ठीक है, और हमने माना कि हम उस ऑब्जेक्ट को एम ही मान रहे हैं, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट्स हैं। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ और कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सारी की सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट हैं, इनको डालेंगे यहाँ पर तो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इतना करिए जी। और आपका ऑल्टीट्यूड वाला जो है और डेप्थ वाला, ये तो दोनों के दोनों हो गए। कैपलर्स वाला बचा है, छोटा सा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। वो सिलेबस इतना कम हो गया है, मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का